देश के नौजवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, खासकर वो नौजवान जो सेना में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं। जी हां, अग्निपथ योजना से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। जून 2022 में अग्निपथ योजना की घोषणा सरकार ने की थी, जिसे लेकर नौजवानों ने पूरे देश में भयंकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही बात करेंगे गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की। अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ही जबरदस्त झटका लगा है। एक साथ दो झटके लगे हैं। इसके बाद चलेंगे कर्नाटक, जहां गरीबी में आटा गीला हो गया है और यह आटा गीला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आटे में पानी दो संस्थाओं ने मिलकर डाला है, एक बार कर्नाटक हाईकोर्ट ने और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में यह बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि यदि कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई तो फिर 2024 का क्या होगा, और यदि 2024 में कुछ गड़बड़ेशन होती है तो इन लपड़झंडिसों का क्या होगा। मैं तो इन्हीं के बारे में सोच के परेशान रहता हूं। ये बेचारे भारत में रहेंगे भी या फिर दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे। इस मामले पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके बाद चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत, इन तीनों को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा समन जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। बात दिल्ली के जामिया हिंसा मामले की भी होगी, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सजील इमाम, सफूरा जरगर, इकबाल तन्हा समेत कईयों के ऊपर आरोप तय कर दिया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। हमारे इस नए पेज पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि पुराने पेज पर कुछ तकनीकी समस्या है, पता नहीं कब तक बचा रहेगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और जनता की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारा सहयोग कर सकते हैं तो इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमारी आर्थिक सहायता करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात सोने से ठीक पहले दैनिक भास्कर पर मैंने एक ऐसी खबर पढ़ ली जिसके बाद मेरी नींद हराम हो गई। यूपी के औरैया में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दुर्घटना और उसके शरीर के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई है, जो वहशीपन दिखाया गया है, उसे जानकर यकीन नहीं होता कि हमारे बीच इस तरह की शैतानी मानसिकता के लोग भी रहते हैं। घर से कुछ दूरी पर बकरी चराने गई 8 साल की मासूम बच्ची को गांव के ही एक व्यक्ति ने बिस्किट देने के बहाने बुलाया और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 8 साल की बच्ची के शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा था जहां पर नाखूनों से नोचा न गया हो। उसके चेहरे को दांतों से काटा गया था। दरिंदगी इतनी कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। चेहरा, गला, हाथ और कमर को इतनी तेज दबाया गया था कि नसें ब्लॉक हो गई थी। काला निशान तक पड़ गया था। कमर के ऊपरी हिस्से पर संभवतः पत्थर से मारने के निशान थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें कहना पड़ा कि आज तक किसी बच्ची के साथ ऐसी हिंसा नहीं देखी थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के शरीर में बाहर जितनी चोट है उतनी ही चोट उसके शरीर के भीतर भी थी। बताया जा रहा है कि बच्ची को बेरहमी से पीटा गया, पटका गया, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हो गई थी। और इतना सब कुछ करने के बाद पुलिस और गांव के लोग और परिवार के लोग जब छानबीन और जांच में जुटे थे तो वो हैवान जिस पर यह सब कुछ करने का आरोप लगा है वो भी पुलिस टीम के साथ घूम रहा था, यह पता लगाने के लिए कि पुलिस जांच किस तरह से कर रही है और क्या क्या चल रहा है। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि अपने घर की बेटियों और महिलाओं को किसी के भी भरोसे मत छोड़िए। हमारा समाज इतना हैवान हो गया है कि शैतान ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस घटना को मैंने तो बहुत ही संक्षेप में बताया है। दैनिक भास्कर पर यह खबर डिटेल में है, आप उसे पढ़िए और सावधान हो जाइए। राम राज्य की ही एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ठेले को सवाहन के रूप में प्रयोग करने की यह मजबूर तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। अपने पति की लाश को 5 किलोमीटर तक ठेले पर लादकर उसके पीछे पीछे चलती रही एक बेबस महिला। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी दुनिया में नंबर 1 है। कह रहा हूं मान लीजिए, वरना यूपी सरकार को आप ही के पैसे से अखबार में छपवा कर बताना पड़ेगा। माफिया अतीक अहमद को तो आप सब जानते ही होंगे, जानेंगे भी क्यों नहीं। पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर अतीक अहमद को जो बना रखा है। पूरे भारत को पता चल गया है कि गुजरात से इलाहाबाद आने के दौरान अतीक अहमद ने रास्ते में कितनी बार सुसु किया, यानी पेशाब किया, पैजामा का नाड़ा खोलने में कितना समय लगा और उसे दोबारा बांधने में कितना समय लगा। गनीमत है कि गोदी मीडिया वाले लीटर का नपना लेकर नहीं गए थे, वरना माप कर बता देते कि माफिया अतीक अहमद एक बार में कितना एमएल पेशाब करता है और पेशाब का रंग कैसा होता है। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल अपहरण के मामले में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह आशंका जताई थी कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है, यानी कि अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है और किसी भी तरीके की राहत देने से मना कर दिया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट। हाल ही में आपने देखा था कि शिवसेना दो फाड़ हो गई। चुनाव
चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का सिंबल सौंप दिया, जिसके बाद शिवसेना के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि शिंदे गुट ने शिवसेना के सिंबल को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए घूस दिए हैं। इस मामले को लेकर शिंदे गुट दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। वहां उन्होंने मानहानि का दावा किया, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत को समन जारी किया है। अब पहले बात कर लेते हैं अग्निपथ की, इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी के हुए गीले आटे की। जून 2022 में केंद्र सरकार ने सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए अग्निपथ नाम से एक योजना शुरू की थी, जिसका कार्यकाल 4 साल होगा। लेकिन केंद्र सरकार जब ये योजना लेकर आई, उसके पहले ही सेना के कई अंगों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, यानी भर्तियां चल रही थी। बहुत सारे अभ्यर्थी नामांकन सूची के प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत सारी परीक्षाएं हो रही थी, रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, शायद बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के इंतजार में भी बैठे हुए थे। लेकिन अचानक केंद्र सरकार ने पुरानी सभी भर्तियों पर रोक लगा दी, उन्हें रद्द कर दिया। लाखों नौजवानों के भविष्य पर बिना सोचे समझे ताला लगा दिया गया। इसके खिलाफ पहले दिल्ली हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के समक्ष पहुंचा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस का रवैया किस प्रकार का है, उन्होंने नौजवानों के इस मामले की सुनवाई करने का फैसला करते हुए सुनवाई के लिए सहमति दर्ज कराई है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे दर्जनों अभ्यर्थियों ने हमें भी फोन करके अपनी व्यथा सुनाई थी। वे कहते थे कि हमारी भर्ती प्रक्रिया बीच में थी, शायद कुछ लोग ज्वाइनिंग का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन अचानक सरकार ने सब कुछ रद्द कर दिया। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और वहां पर सीजेआई साहब बैठे हुए हैं, तो लोगों के मन में एक उम्मीद बन रही है कि हो सकता है कि पुरानी जो भर्तियां गलत तरीके से, कथित तौर पर गलत तरीके से रद्द कर दी गई, उन्हें लेकर कोई नई बात सामने आए। सेना भर्ती मामले में याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 के दौरान भर्तियों पर रोक, यानी भर्तियां जो नहीं हो रही थी, उस मुद्दे को भी उठाया है। जो परीक्षाएं हो चुकी थी, जिनके परिणाम नहीं आए थे, यानी जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था, उसे भी जोड़ा गया है। और जिन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका था, अनंतिम चयन सूची प्रकाशित हो गई थी, ज्वाइनिंग बाकी थी सिर्फ, इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट हजारों लाखों जिंदगियों को प्रभावित करने वाले इस भर्ती प्रकरण पर क्या फैसला देता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और 8 अन्य लोगों को आरोप मुक्त करने वाला जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया था, उसको रद्द कर दिया है और इन लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने जो बातें कही हैं, उनको जरा ध्यान से सुनिए। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, प्रतिवादी भीड़ की पहली पंक्ति में थे। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बैरिकेड्स को हिंसक रूप से ढकेल रहे थे। एक बार फिर से सुन लीजिए और कान को ऐसे ऐसे हिलाकर सुन लीजिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये लोग भीड़ की पहली पंक्ति में थे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बैरिकेड्स को हिंसक रूप से ढकेल रहे थे। सुन लिया आपने। उम्मीद है चाकू की धार तेज कराने वालों को, AK-47 और बड़े बड़े हथियार रखने की बात करने वालों को, एक कौम को पूरी तरह से मिटा देने वालों को भी भारत की कोई कोर्ट सुनवाई करेगी और फैसला देगी। अब चलते हैं कर्नाटक, जहां हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। पहले से ही ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हालत बड़ी खराब है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं और आरोप भी सीधे मुख्यमंत्री पर है, जिन्हें 40% कमीशन वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। पेसीएम वाला पोस्टर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कर्नाटक में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वहां पर कोई भी सरकारी ठेका लेना है तो 40% कमीशन देना पड़ता है, जिसके खिलाफ खुद वहां के ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री जी को सीधा पत्र लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हाल ही में वहां बीजेपी के एक विधायक के यहां से 8 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए थे। विधायक का बेटा सरेआम 40 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया था, लोकायुक्त द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि डिमांड 80 लाख रुपए घूस की थी, लेकिन 40 लाख ऑन द स्पॉट पकड़ा गया। इसके बाद बेटा तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन विधायक जी फरार हो गया और माननीय विधायक तब तक मंगल ग्रह से वापस नहीं आए जब तक कि उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिल गई। और जमानत मिलने के बाद विधायक जी इस तरीके से आए मानो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ढूंढकर वापस आए हों। गाजे बाजे के साथ बीजेपी का झंडा लहराते हुए बाकायदे रोड शो करते हुए पहुंचे थे। एक तरफ कथित भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आ रहा था और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री कर्नाटक में ही भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस और जेडीएस जैसी भ्रष्टाचारी पार्टियों को वोट दोगे या फिर बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, ये तो चुनावी जुमला है। मामला यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधायक जी के बेल को मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बीजेपी के विधायक मंडल विरूपाक्षप्पा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि वे बाहर रहे तो सबूतों और गवाहों को धमका सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, माननीय विधायक को जो अंतरिम बेल मिली, इसके खिलाफ लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट ने भी तगड़ा वाला झटका दे दिया है बीजेपी को और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी है। वहीं अब चर्चा इस बात की हो रही है कि चूंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ यह बात कह दी है
है कि बीजेपी विधायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के, तो पहले से संकट में चल रही कर्नाटक भाजपा अब और गहरे संकट में घिर चुकी है। आपको इतना तो मालूम ही होगा कि अभी भी बीजेपी की जो कर्नाटक में सरकार है वो जीत के माध्यम से नहीं है, वो 3-5-18 यानी विधायकों की हेराफेरी करके बनाई हुई सरकार है। शायद यही वजह है कि दिल्ली के बड़े बड़े नेता, स्वयं प्रधानमंत्री भी लगातार कर्नाटक में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है। कर्नाटक चुनाव दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है तो फिर 2024 का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यदि कांग्रेस हार जाती है तो फिर समझ लीजिए कि 2024 की बोहनियां खराब हो गई। तो दोनों अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि जिस जिले में जरूरत होगी वहां प्रचार के लिए जाएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि फेसबुक पर हमारे इस नए वाले पेज पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।